हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बफ़र सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। बफ़र सॉल्यूशन का पीएच मेजरमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, बफ़र एक्शन कैसे होता है वो डिस्कस किया, और किस तरह से बफ़र इंडेक्स और बफ़र कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ स्क्रीन पे। कैलकुलेट पीएच ऑफ बफ़र विच इज़ 0.1 मोलर इन एसिटिक एसिड एंड 0.15 मोलर इन सोडियम एसीटेट। पीएच ऑफ बफ़र ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पीएच ऑफ बफ़र का एक फार्मूला रिकॉल करें आप, लास्ट क्लास पे आपको बता के आया हूँ मैं। pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। एसिडिक बफ़र है तो ये एसिडिक बफ़र का फार्मूला आपको बताया था पीएच कैलकुलेट करने का। ऐसा ही एक बेसिक बफ़र के लिए भी बताया हुआ है, आप डायरेक्ट याद रखें। ये पॉसिबल नहीं होगा कि कोई बफ़र से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ रखा हो और आप फार्मूला डिराइव करने बैठें, वो बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट ही आपको याद रखना होगा बफ़र के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हालांकि 11th क्लास के एग्ज़ाम में आप जो स्कूल एग्ज़ाम फेस करते हैं वहाँ बफ़र से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाने के बिल्कुल नेग्लिजिबल चांस हैं, बट जस्ट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए हम इस एक क्वेश्चन को यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं पीएच यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता, तो pKa क्या होता है? वो होता है नेगेटिव log ऑफ Ka। ये बात हमें पता ही है। प्लस आगे वाला एज इट इज़ रहने दीजिए, log ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। तो पहले नेगेटिव log ऑफ Ka सॉल्व करना था मुझे, तो नेगेटिव दिस इज़ log ऑफ Ka की वैल्यू गिवन है 1.77 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये वाला log वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बुकलेट से। तो ये आपके पास समथिंग आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, कुछ आप देख लीजिएगा। प्लस log ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन गिवन है 0.15 मोलर, और एसिड की कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.10 मोलर। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके log वैल्यू देख सकते हैं टेबल पे, और इसका log वैल्यू देख सकते हैं, और फिर फाइनली आप इसको जब आंसर रिपोर्ट करेंगे तो वैल्यू कुछ आती है लगभग 4.933। ये आपके पास इसका पीएच होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे किसी तरह का डाउट मत रखें। log वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। आप इसका log लें, यानी कि log ऑफ 1.75 प्लस log ऑफ 10⁻⁻⁵। तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू कुछ नेगेटिव आएगी, और उस नेगेटिव से ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करें और उसका log वैल्यू देखें, तो आपके पास ये मैंने फाइनल आंसर निकाल दिया है। अब log देख के टेबल पे मैं यहाँ इसको अप्लाई नहीं करना चाहता, वो आप ऑटोमेटिकली कर लीजिएगा। ये आपका पहला आंसर है, सही है। इस फिगर को नोटेड रखिए, 4.933 ये आपका पीएच आया है बफ़र का। अब आगे बढ़ना है हमें। वो बोलते हैं कि आप पीएच बताएं कि कितनी बदल रही है उस बफ़र में, 1 लीटर बफ़र में, जब ये एडिशन किया जा रहा है या दूसरी बार ये एडिशन किया जा रहा है। देखो, बफ़र एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वेरी स्मॉल अमाउंट बेस का या वेरी स्मॉल अमाउंट एसिड का ऐड किया जाता है, तो वो पीएच में बदलाव नहीं होने देता। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि बदलाव तो होता है, बट वो इतना इग्नोरेबल बदलाव होता है कि हम उसको ज़्यादा मैटर नहीं करते और बोल देते हैं कि पीएच नहीं बदला। तो हम देखते हैं कितना बदल रहा है, क्योंकि जो बदल रहा है उसी से हम उसका बफ़र कैपेसिटी या बफ़र इंडेक्स निकाल पाएंगे, जो हमसे आगे पूछ रखा है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि आपने क्या ऐड किया। फर्स्ट 1 cc ऑफ 1 मोलर NaOH। आपके पास बफ़र में था क्या? आपके पास बफ़र में एसिटिक एसिड था, एक वीक एसिड होता है, वीकली आयोनाइज्ड होता है, एसीटेट आयन और H आयंस में टूटता है, और एक आपके पास सॉल्ट था, सोडियम एसीटेट CH3CONa, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो पूरा का पूरा टूटता है CH3CO प्लस Na पॉजिटिव में। आपको इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.15 मोलर, आपको इस एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.10 मोलर। अब आप इसके अंदर बेस डालते हैं। जब आप बेस डालते हैं इसके अंदर NaOH, तो वो NaOH का क्या होने वाला है? वो NaOH का OH नेगेटिव इसके एसिड के H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा।
या यूँ समझ लीजिए कि इसके H+ को ख़त्म करेगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। वो आप कैसे ही कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आपने NaOH डाला तो NaOH इस एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इसके H+ को स्नैच करेगा, तो रिजल्टिंग आपके इस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना मतलब ये वाली वैल्यू डिक्रीज़ होना, और बनाएगा क्या, OH नेगेटिव इसके H को स्नैच कर लेगा, तो आपके पास बन जाएगा CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट, मतलब सॉल्ट। जैसे ही आप 1 cc 1 मोलर NaOH डाल रहे हैं तो एसिड की कंसंट्रेशन कम होने वाली है, क्योंकि OH नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस इसके साथ रिएक्शन करेगा, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है क्योंकि प्रोडक्ट ये बनेगा रिएक्शन के बाद। तो हमें बस यही देखना था कि कितने साल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है या कितना एसिड का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है। तो व्हाट आई विल डू नाउ, मैं यहाँ पे पहले ये देखता हूँ कि मैंने NaOH डाला कितना, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि मैंने कितने NaOH के मोल्स डाले। 1 cc 1 मोलर, 1 cc 1 मोलर। नंबर ऑफ मिलीमोल्स अगर मैं आपको बोलूँ NaOH के मैंने कितने डाले, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ NaOH एडिड, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, यानी कि 1 मिलीमोल डाला है मैंने, 1 मिलीमोल NaOH डाला, या मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ 0.001 मोल NaOH मैंने डाला है। तो 0.001 मोल NaOH कितने एसिड से रिएक्शन करने वाला था, रिएक्शन को फिर रिकॉल कर लीजिए। एसिटिक एसिड प्लस NaOH वो आपको दे रहा है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है, इसका 1 मोल बनाता है, इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल के साथ रिएक्शन करेगा और इसका 1 मिलीमोल बनाएगा, यानी कि 0.001 मोल। ये 1 मिलीमोल ही है, 1 × 10⁻³ मोल, दिस इज़ योर 0.001। तो मतलब जो एसिड की कंसंट्रेशन घटेगी वो 0.001 घटेगी, और जो साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो 0.001 बढ़ेगी, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन है तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वही मोलैरिटी रहने वाला है, वॉल्यूम इग्नोरेबल है। मतलब मुझे पता चल गया यहाँ पे कि NaOH का 0.001 मोल ऐड करने पे सॉल्ट की जो नई कंसंट्रेशन होगी वो 0.1 + 0.001 होगी, और एसिड की जो नई कंसंट्रेशन होगी वो 0.1 - 0.001 होगी। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन घटेगी और बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिजल्टिंग जो एसिड की कंसंट्रेशन बनेगी वो आपके पास हो जाएगी 0.099, और ये बन जाएगी 0.515। ये नई कंसंट्रेशन है आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 cc ऑफ 1 मोलर NaOH। अब आप क्या करते हैं, यहाँ फिर वापस आ जाते हैं। pKa आपका क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख देता हूँ, 4.9 समथिंग आती होगी, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, अंडरलाइन कर देता हूँ, आप अलर्ट रहिएगा, बुक से देखिएगा कि क्या वैल्यू आ रही है। तो ये आपके पास pKa वैल्यू है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka वो पुट किया हुआ है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन पुट कर दीजिए 0.151, और इसकी कर दीजिए 0.099, और अब एक बार फिर दोबारा से लॉग वैल्यू देख के आप इसको सोल्व कीजिए। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू कुछ 4.940 आती है, 4.940 ये pH आ गया। अब पहले देखिए क्या था बफर का pH 4.9333, और अब क्या है 4.940, तो यानी कि जो डिफरेंस है आपको वो बहुत थोड़ा नज़र आ रहा है 0.007 का, बट चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको भी यहाँ पे फिगर्ड आउट कर लेते हैं। 4.940 ये नई pH होगी ऑन एडिशन ऑफ 1 cc 1 मोलर NaOH। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर 1 cc 1 मोलर HCl डाला जाएगा तो क्या होने वाला है।
फिर पीएच क्या होने वाली है, तो लेट मी स्टार्ट वंस अगेन कि 1 मोलर 1 सीसी HCl का क्या मतलब है, 1 मिलीमोल HCl, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब या सीसी सब एक ही मतलब होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 मोलर, तो वो आपके पास नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ गया, यानी कि 0.001 मोल्स HCl आपने डाले हैं। अब देखिए आपके पास सॉल्ट था CH3COONA और एसिड था CH3COOH। क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, पूरा का पूरा टूटा हुआ था एसीटेट प्लस Na प्लस में। जो आपने HCl डाला है वो एक एसिड है और ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि पेरेंट एसिड वीक था तो उसका बेस बना हुआ स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बेस क्या करेगा, इसके H+ को ले लेगा। जो एसीटेट आयन वहाँ पे प्रेजेंट हैं बहुत सारे सिस्टम के अंदर, वो एसीटेट आयन्स इसके H+ को ले लेंगे, रिजल्टिंग एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और बेस की सॉल्ट की कंसंट्रेशन घटेगी, क्योंकि एसीटेट तो फाइनली यहीं से जाने वाला है, मेजर कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी। कितनी, सेम वही प्रोसेस रिपीट कीजिए, जितने मिलीमोल आपने HCl के डाले हैं उतने ही मिलीमोल एसिटिक एसिड के आपके पास बढ़ेंगे और सॉल्ट के घटेंगे। यानी कि जो मैं इनिशियली एसिटिक एसिड ले रखा है मैंने, वो 0.1 मोलर है, तो इसमें 0.001 मोल बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपका बन जाएगा 0.101 और 0.15 में 0.001 घट जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.149। ये नई कंसंट्रेशंस होंगी ऑन एडिशन ऑफ 1 cc 1 मोलर HCl। तो अब आप फिर दोबारा थोड़ा सा कष्ट करें, यहाँ पे 1.49 पुट कर लें और यहाँ पे 0.101 पुट कर लें, और फिर दोबारा से अगर आप इसकी pH चेक करेंगे तो वो आती है 4.926 4.926। और आप ये तीसरी वैल्यू देख पा रहे हैं, जिन ओरिजिनली ये वैल्यू था, अब वो ये बन गया HCl एडिशन करने पे और ये बन गया NaOH का एडिशन करने पे। दोनों बार जब आपने एडिशन किया है अलग अलग, तो इन दोनों pH में या इन दो pH में आप अगर डिफरेंस देखें, देखिए ये ओरिजिनल pH था, एसिड डलने पे आपका ये वाला pH बना है, बेस डलने पे ये वाला pH बना है। तो इसका और इसका डिफरेंस देखें या इसका और इसका डिफरेंस देखें तो वो मियरली 0.007 आ रहा है, और कितने मोल्स डाले जाने पे आ रहा है, 0.001 मोल डाले जाने पे आ रहा है। इतना मोल आप डालते हैं जब एसिड का या बेस का, तो इतनी pH में चेंज होता है। 1 लीटर बफर है, बफर कैपेसिटी क्या बताई थी कि 1 लीटर बफर में 1 pH चेंज होने का, 1 यूनिट pH चेंज होने के लिए जो रिक्वायर्ड एसिड या बेस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसका बफर कैपेसिटी होता है। तो बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स में यहाँ पे अप्लाई करूँगा। मुझे पता है कि 0.001 मोल HCl ऐड किए जाने पे pH बदल रहा है 0.007। तो सॉरी उल्टा लिख गया, इसको ऐसे कर देता हूँ, 0.007 मोल ऐड किए 0.007 pH का चेंज ऑब्जर्व करता हूँ ऑन एडिंग 0.001 मोल। ये आपने देखा 0.007 pH का चेंज ऑब्जर्व करता हूँ ऑन एडिंग 0.001 मोल। तो 1 pH का चेंज ऑब्जर्व करने के लिए कितने मोल मैं यहाँ पे ऐड करूँ? जब आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.1543 और ये 0.143 एक्चुअली आपका लास्ट आंसर है। बफर कैपेसिटी क्या होगा या बफर इंडेक्स क्या होगा, आप सिंपल एक फॉर्मूले की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एडिड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, ये बफर कैपेसिटी होती है। नंबर ऑफ मोल्स एडिड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच इन 1 लीटर बफर। ये 1 लीटर जरूर कंडीशन रखना। 1 लीटर बफर में जो नंबर ऑफ मोल्स डाला डिवाइड बाई जो पीएच में चेंज हुआ वो उसका बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स रहता है। तो इस तरह के बफर के क्वेश्चंस कुछ हमें मिलेंगे जो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
क्वेश्चन देखें, एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर। इसको देखें, ये थोड़ा अजीब सा एब्रीवेशन दिख रहा होगा आपको, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो AC है वो इस एसीटेट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, CH3CO नेगेटिव के लिए। मतलब ये HCH3CO के साथ लगा हुआ है, दैट मीन एसिटिक एसिड ही है ये HAC। और सिमिलरली ये आपका है सोडियम एसीटेट NaAC। दोनों की कंसंट्रेशन बताई है 0.2 0.1। चलो देखते हैं, कुछ वॉल्यूम वगैरह पूछ रहा है, pH दे रखा है, pK दे रखा है, तो मैं pH का वो फॉर्मूला रिकॉल कर रहा हूँ जो अभी जस्ट नोट कर रहा था। pH दैट इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। फिर दोबारा से एक एसिडिक बफर मुझे दिखाया गया था, तो मैंने यही फार्मूला यूज़ कर लिया। pH का वैल्यू मुझे बता रखा है उन्होंने 4.91, pKa का वैल्यू भी दे रखा है 4.76। अब आप अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड पाएँ, लाइक यहाँ पे वो Ka दे तो क्या करना होगा, वो थोड़ा और कैलकुलेशन बढ़ जाती है, या pH की बजाय वो एसिड की कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे तो pH कैलकुलेट करने का थोड़ा और टाइम बढ़ सकता है। बट यहाँ डायरेक्ट गिवन थे तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिए हैं। प्लस log ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी दे रखी है 0.2 और एसिड की कंसंट्रेशन भी दे रखी है 0.1। बट उनको पुट करके मैं करूं क्या, अगर मैं सपोज़ यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन पुट कर देता हूँ जो मुझे दे रखी है, या एसिड की कंसंट्रेशन पुट कर देता हूँ जो मुझे दे रखी है, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको और इसको बराबर ही तो करूँगा। तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, और मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ कि log ऑफ साल्ट बाई एसिड क्या होगा। log ऑफ साल्ट बाई एसिड क्या होगा, तो वो निकालने के लिए मुझे कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। ये मैं log ऑफ साल्ट बाई एसिड इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। 4.91 माइनस 4.76, और फिर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.15 आ रहा है, 0.15। तो मुझे एक्चुअली साल्ट बाई एसिड कैलकुलेट करना है, तो वो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.15। तो अब आप बुक में जाके एंटी लॉग ऑफ 0.15 चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.41। चलिए, ये हमने साल्ट बाई एसिड कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस पॉइंट की। यहाँ पे आ जाएं, आप दोबारा से देखें, सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड, ये क्या है, दोनों की मोलर कंसंट्रेशंस हैं। और मोलर कंसंट्रेशंस क्या होती हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे आपको 50 ml NaC दे रखा था, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaC अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 50/1000। ये आपके पास एक्चुअली सॉल्ट की मोलर कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाई एसिड की मोलर कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाई x/1000। ये x क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ एसिड इन मिलीलीटर, आप 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, लीटर में कन्वर्ट करना है। आप ऐसा भी कर सकते थे, सी हेयर, और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, 50 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करके पुट कर रहा हूँ। मुझे पता ही है मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.2 थे और वॉल्यूम इन लीटर 0.05 था। वॉल्यूम इन लीटर 0.05 था। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है और वॉल्यूम इन लीटर V है, पता नहीं है मुझे, V लिख देता हूँ। और ये वैल्यू आपकी 1.414 के इक्वल है। तो बस आगे का काम आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको V के लिए सॉल्व कर लीजिए। वही V लीटर में, प्लीज़ रिमेंबर, वो V जो यहाँ पे आएगा वो लीटर में आपका आंसर होगा। अगर आप यहाँ 50/1000 और यहाँ V/1000 कर रहे थे तो फिर वो वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में आंसर रहता। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। ये थोड़ा सा कट गया आई थिंक, बट मुझे लगता है कि विजुअलाइज्ड है, सब क्लियर ही रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये दो क्वेश्चंस देखें आप यहाँ पे, पहले इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी ऑफ A2X3। ये कोई आयनिक कंपाउंड है और बताया कि इसके आयंस पानी से रिएक्शन नहीं करते। ये हमारे पास A2X3 था,
और ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद आयोनाइज हुआ है 2A3 पॉजिटिव प्लस 3X2 नेगेटिव में। ध्यान से समझें आप इसको, ये 3 प्लस इस A पे चार्ज था और 2 लगे हुए थे, ये 2 माइनस X पे चार्ज था और 3X आपके पास प्रेजेंट थे। तो ये जो सोल्यूबल जो सॉलिड फॉर्म था वो जितना भी डिज़ोल्व हुआ होगा वो सारा का सारा इन आयंस में टूटा होगा। अगर मैं यहाँ पे KSP रिप्रेजेंट करूँ इसका K सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ A3 पॉजिटिव रेज टू द पावर 2 एंड X2 नेगेटिव रेज टू द पावर 3। ये जस्ट चार्ज है आयंस के, आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। ये 2 और 3 आपको देखना है। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। अब मान लेता हूँ इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो x मोल पर लीटर है। A2X3 की जो सोल्यूबिलिटी है सैचुरेशन पे वो x मोल पर लीटर है। तो ये आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 3x। तो A की कंसंट्रेशन आपकी आई 2x रेज टू द पावर 2 और X की कंसंट्रेशन आपकी आई 3x रेज टू द पावर 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपके पास बनेगा 8 इंटू 9 72 x रेज टू द पावर 5। आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है। 72 नहीं 108 बनेगा ये, 108 x रेज टू द पावर 5। दिस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -23। सी इट वेरी केयरफुली। ये बहुत बार हमने देखा 11th क्लास के पेपर्स में, स्कूल के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए स्पेशली मैंने दिखाया। हालांकि कोई स्पेशल बात नहीं है, बस जस्ट कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना है। 108 x रेज टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -23। तो x रेज टू द पावर 5 आपका हो जाएगा 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 बाई 108। और x अगर आपको सॉल्व करना है तो अब आप क्या करने वाले हैं, देखो इसका एक सिंपल सा तरीका है। जैसे x स्क्वेयर होता, यहाँ पे अब मैं स्टेटमेंट हटा देता हूँ, स्टेटमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है यहाँ से हम x को सॉल्व करेंगे तो वो x हमारे पास सोल्यूबिलिटी आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। सी नाउ वेरी केयरफुली, यहाँ पे मैं x स्क्वेयर अगर लिखता दैट इज इक्वल टू 4 सपोज, तो x क्या हो जाता, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 मीन्स 2। अगर मैं यहाँ पे x क्यूब लिखता 4, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाता, x क्या हो जाता 4 का क्यूब रूट, जिसको मैं कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता था 4 रेज टू द पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट को लिखते हैं 4 रेज टू द पावर 1/2, ऐसे ही ये 4 रेज टू द पावर 1/3 हो जाता। और सिंपल सा मैथमेटिक्स है। हालांकि मुझे लग रहा है आप सबको पता होगा, ये लगेगा कि ये क्या समझाने लग गए हैं, बहुत लोअर क्लास का मैथमेटिक्स है, बट फिर भी हम लोग एक बार कोशिश कर लें कि इसमें कोई गलती ना करें। तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ जाता है 1.1 10 रेज टू -23 बाई 108 एंड ऑल रेज टू द पावर 1/5। अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा आगे देखें। दोनों तरफ लॉग वैल्यू ले लेता हूँ। पहले तो एक काम करता हूँ, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व कर दूँ तो ये 10 रेज टू द पावर -25 आ जाएगा, रेज टू द पावर 1/5। तो अभी तो बिल्कुल आसान लग रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सिंपली कैंसिल होकर 10 रेज टू द पावर -5 वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर सपोज़ यहाँ पे कुछ और फिगर्स आ रहे हों, लाइक मैं अभी कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि ये आपका सॉल्व करने पे आ गया 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -25। तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, दोनों तरफ लॉग वैल्यू ले लीजिए। लॉग ऑफ x दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -25 रेज टू द पावर 1/5। दिस इज इक्वल टू
1/5 आगे आ जाएगा, log 1.2 इंटू 10⁻⁻25। ये बात आप लोगों को समझाई गई है। log ऑफ 10⁻x जो होता है वो x log 10 होता है। तो ये पावर आगे ले ली मैंने और log ऑफ दिस बेस वैल्यू यूज़ कर लिया। अब इसको सॉल्व करूँगा और 1.1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास log ऑफ x आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था हमारे पास यहाँ पे x को सॉल्व करने का। अदरवाइज़ अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आपको दोनों तरफ log वैल्यू देख के, लाइक जैसे मैं इसको बता रहा था, एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन चाहिएगा, दोबारा से सुन लें आप यहाँ की आगे की कैलकुलेशन। मुझे लग रहा है मिस्टेक सी हुई है कुछ। इसको जब मुझे सॉल्व करना है तो दोनों तरफ log ले रहा था मैं। log ऑफ x इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻25 रेज़ टू द पावर 1/5 ये लेंगे। तो अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। log ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1/5 आगे आ जाएगा, log ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻25। अब आप इस सारे को सॉल्व कर लीजिए तो ये log ऑफ x आ रहा है। log ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं मान लो उसको y लिख देता हूँ तो x क्या होगा, एंटी log ऑफ y। बस इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ से आपको x का वैल्यू आएगा। यहाँ बाई चांस क्या हो रहा है कि ये वैल्यू लगभग बता रहा हूँ मैं 10⁻⁻25 आ रही है, तो ये 5 इसको कैंसिल कर देगा, तो x की वैल्यू सिंपली 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स आप ज़रूर अप्लाई करना सीख लीजिएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, मोलर सोल्यूबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.01 मोलर NaOH कैलकुलेट करना है। आयनिक प्रोडक्ट दिया निकल हाइड्रोक्साइड का, ये निकल हाइड्रोक्साइड है जो डिसॉल्व होके निकल आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस में टूट रहा है। मान लीजिए इसकी सोल्यूबिलिटी S है तो ये S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा। KSP गिवन है, द मोलर सोल्यूबिलिटी पूछा आपसे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड गिवन है। मुझे एक सेकंड के लिए स्टेटमेंट चेक करने दें आप। हाँ सही है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखें, ये आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है निकल हाइड्रोक्साइड का। ये आयनिक प्रोडक्ट एक्चुअली सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कंसिडर्ड होगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी हो सकता है, मोर देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी हो सकता है और इक्वल टू सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी हो सकता है। क्योंकि हमें सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है और सोल्यूबिलिटी हमेशा सैचुरेशन टाइम पे होती है, तो इसलिए जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है वही सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा। मतलब आपको इस निकल हाइड्रोक्साइड का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बता रखा है, KSP वैल्यू वो आपको गिवन है 2.0 इंटू 10⁻⁻15। वो मुझे भी एक बार लगा कि आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है, कैसे दे दिया, बट सी हेयर, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट किसी भी टाइम पे हो सकता है। सोल्यूबिलिटी सैचुरेशन पे भी हो सकता है, सैचुरेशन से पहले भी हो सकता है और पोस्ट भी हो सकता है। मतलब ग्रेटर देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है। बट क्योंकि मुझे सोल्यूबिलिटी निकालनी है तो मैं ये मान लेता हूँ कि सैचुरेशन पे ही सोल्यूबिलिटी होती है, तो ये जो प्रोडक्ट गिवन है वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है। और ये वैल्यू क्या होगी, अब वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा है कि निकल आयंस का कंसंट्रेशन पता है और हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन पता है, रेज़ टू द पावर 2 होता है, ये KSP की वैल्यू होती है। तो 2.0 इंटू 10⁻⁻15 दैट इज इक्वल टू निकल आयन का कंसंट्रेशन S मान लिया, हाइड्रोक्साइड 2S हो गया था, रेज़ टू द पावर 2। तो आप यहाँ 4S³ दैट इज इक्वल टू दिस एंड S³ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻15/4 और फिर S आप निकाल देंगे इसका क्यूब रूट करके। ऐसा कुछ आप अगर करेंगे तो प्लीज़ रिमेंबर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको खाली निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी नहीं पूछी, उसके अंदर NaOH भी डाला हुआ है 0.10 मोलर। तो वो निकल हाइड्रोक्साइड के साथ जो आपको यहाँ NaOH डाल के दिया गया है, वो NaOH कुछ आपकी कहानी में ट्विस्ट लेके आएगा। ये NaOH क्योंकि पूरा टूटने वाला बॉडी है, पूरा का पूरा यहाँ पे टूटेगा, तो जो OH आयंस की कंसंट्रेशन होंगी वो यहाँ 0.10 मोलर एडिशनल होंगी। खाली ये नहीं होगी, ये वाली भी होगी। यानी कि आपके पास जो KSP का वैल्यू था 2 इंटू 10⁻⁻15, वो एक्चुअली निकल की कंसंट्रेशन तो वही S है,
बट हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 2s प्लस 0.10 है रेज टू द पावर 2। आपको ये बात याद रखनी होगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ से एस निकालेंगे। इससे पहले क्या किया मैंने इसको इग्नोर कर रखा था, NaOH को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा था, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन फ्रॉम निकल हाइड्रोक्साइड 2s कंसिडर करके उसका पावर 2 कर रहा था, जो कि गलत था, क्योंकि सिस्टम में NaOH तो एडिड है, तो NaOH की कंसंट्रेशन तो जो निकल से आए हाइड्रोक्साइड प्लस जो आपने डाला वो होगा, रादर ये बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत लगे तो आप इस s को यहाँ 0.10 के कंपेरिजन में इग्नोर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा सॉल्व करके आप यहाँ पे s को रिपोर्ट करेंगे, वो आपका परफेक्ट आंसर होगा सॉल्युबिलिटी का। एक और क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है, जो मैं जस्ट वैसे ही समझा देता हूँ, इसी तरह से कैलकुलेट करना होगा। 2 सॉल्ट दे देते हैं आपको, जैसे सपोज़ एक दे दिया AgBr और एक दे दिया AgI, दोनों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता देते हैं और पूछते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जिसका भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा ज़्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन रहता है, बट उस पर आप अलर्ट होके ये ध्यान रखिएगा कि दोनों के जो नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड हैं वो सेम होने चाहिए। अगर ये सॉल्ट कुछ ऐसा होता A2X3 एंड A3X4, इस टाइप का कोई सॉल्ट होता, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ आयंस कुछ अलग रिलीज़ होने वाले हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कुछ अलग रिलीज़ होने वाले हैं। तो फिर दोनों के KSP से आप उसकी सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी बता रहा था, और फिर आप चेक करके बताएंगे कि किसकी सॉल्युबिलिटी कम है और किसकी ज़्यादा। तो इसके साथ ही हमारा ये आयनिक इक्विलिब्रियम का जो क्लास 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। गुड बाय।